अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग 7वें सबक के बाद 9वां सबक पढ़ेंगे। 7वें सबक के बाद और 8वां सबक है जलते परों की परवाज़, जो 8वां सबक है। हम उसको इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड की तरफ से उस सबक को कट कर दिया गया है, हमें वो सबक पढ़ना नहीं है। ठीक है, शुरू करेंगे हम लोग 9वां सबक। 9वें सबक का उन्वान है दस्तरखान, है ना। दस्तरखान को इसको लिखा है वज़ीर आगा नामी शख्स ने, राइटर का नाम है। उन्होंने क्या लिखा है पहली बात में सिर्फ देख लेते हैं। दस्तरखान बिछाकर खाना खाने का तरीका बहुत कदीम है। कदीम का मतलब होता है बहुत पुराना, और हमारी तहज़ीब का हिस्सा भी है ना। हमारा अंग्रेज़ों के यहाँ जैसा नहीं है हमारे यहाँ पर कि भाई टेबल पे बैठ जाओ, लेकिन हम लोग जब नीचे ज़मीन पे बैठते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग दस्तरखान का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे कल्चर का, हमारी तहज़ीब का हिस्सा है। ये एक समाजी अमल है। इस अमल का वक्त इंसान के लिए अहम होता है। इस तरह खाना खाने में आपस में खुलूस, उनसियत और क़ुर्बत पैदा होती है। हम एक दूसरे की बातें ज़्यादा तवज्जो से सुन सकते हैं, है ना। दस्तरखान का साइज़ इस तरह से होता है कि हम लोग चौकोन बैठ जाते हैं, चौकोन है या गोल दायरे की शक्ल में बैठ जाते हैं ताकि एक दूसरे की बात तवज्जो से सुन सकते हैं। दस्तरखान बिछाकर खाने में फ़ायदा ये है कि अगर 2 अफराद का इजाफा भी हो जाए तो दस्तरखान पर जगह निकल आती है। दस्तरखान पर जगह निकल आती है। झैल के अंशाइये में वज़ीर आगा ने खाना खाने के अमल और दस्तरखान को तहज़ीबी पस मंज़र में रख कर अपने मुनफरिद ख़यालात पेश किए। मुनफरिद यानी अपना अकेला, इकलौता, बेहतरीन, सबसे अलग थलग। देखते हैं हम लोग इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, क्या लिखा गया है दस्तरखान के बारे में वज़ीर आगा ने। शुरू करते हैं डायरेक्टली सबक को। एक ज़माना था कि लोग फ़र्श पर दस्तरखान बिछाते, आलती पालती मार कर बैठते और एक दूसरे की आँखों में आँखें डालकर खाना खाते। फिर जो ज़माना बदला तो उनके नीचे कुर्सियाँ और सामने मेज़ बिछ गई। ज़माना तरक्की करता गया, लोगों ने क्या किया, कुर्सी लग गई, सामने मेज़ टेबल बिछ गई जिस पर खाना चुन दिया जाता। पहले वो सर जोड़कर खाते थे, अब सरों के दरमियान फासला नमूदार हुआ और रूबरू बैठा हुआ शख्स मद्दे मुकाबिल नज़र आने लगा। जो सामने जो शख्स है, इतनी दूर हो गए लोग बैठने में टेबल में, ऐसे लगता था कि सामने दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन बैठा हुआ है जिसकी आंखों में आंखें डाल के हम लोग खा रहे हैं। मगर ज़माना कभी एक हालत में क़याम नहीं करता, लेकिन ज़माना कभी रुकता नहीं है। आज कुछ अलग कंडीशन है तो कल कुछ और कंडीशन रहेगी। चुनांचा अब की बार जो उसने करवट बदली तो सबसे पहले प्लेट को हथेली पर सजाकर और सरोक़त खड़े होकर ताम से हम कलाम होने की रिवायत कायम हुई, है ना। अब क्या हो गया, अब एक नया तर्ज़ अमल आया है ना। खाना खाने के पहले तो ज़मीन पे बैठ के दस्तरखान बिछा के खाते थे। उसके बाद क्या हुआ, चेयर लग गई, कुर्सियाँ लग गई, मेज़ पर, है ना, मेज़ पर बैठ के खाने लगे। लेकिन अब तीसरा सिस्टम आ गया जिसे हम लोग कहते हैं बुफ़ेट, है ना। बुफ़े सिस्टम क्या बोलते हैं, बुफ़े सिस्टम। बुफ़े सिस्टम होता क्या है, हमारे हाथ में प्लेट होती है, हमारे हाथ में चम्मच होता है और हम खड़े होके खाते हैं। तो ये उसी नए अमल की बात हो रही है। फिर टहल टहल कर उस पर तबा आजमाई होने लगी, है ना। सर खड़े होके खाने का और खड़े खड़े खाने का। फिर टहल टहल कर इस पर तबा आजमाई होने लगी। इंसान और जंगल की मखलूक में जो एक वाज़ेह फ़र्क पैदा हो गया था कि इंसान एक जगह बैठ कर खाना खाने लगा था, जबकि जंगली मखलूक चरागाहों में चरती फिरती थी और परिंदे दाने दुनके की तलाश में पूरे खेत को तख्ता मश्क बनाते थे, है ना। और अब बाकी ना रहा और मुद्दतों के बिछड़े हुए सीने चाका ने चमन एक बार फिर अपने अजीज़ों से आ मिले। यानी इसमें यही बताया जा रहा है कि ये जंगली जानवरों का तरीका होता था खड़े होकर खाना, इधर उधर चल के खाना, है ना, बात करके खाना, इधर दौड़ना। तो ये जंगली जानवर और परिंदों का था कि जिस खेत में कहीं पे भी जाते थे वहाँ खाते थे, फिर उड़ के इधर आते थे। तो ये इंसान और परिंदों और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं बचा है। अब मुझसे पूछा जाए, दूसरा पैराग्राफ है, अब मुझसे पूछा जाए कि क्या हमारी तहज़ीब का गिराफ नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो मैं कहूँगा कि बेशक ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है।
क्योंकि हमने फ़र्श पर चौकड़ी मारकर बैठने की रवायत तर्क करके खड़े होकर और फिर चल कर खाना खाने के वतीरे को अपना लिए। वतीरा वतीरा कहते हैं आदत, है ना, अपना लिया है, जो चरने और दाना दुनका चुगने ही का एक जदीद रूप है ना। कि अगर कोई पूछे कि क्या भाई हमने तरक्की की है, हमारा जो अखलाक का ग्राफ ऊपर गया है, क्या नहीं, ऊपर नहीं गया, बल्कि और क्या हुआ, नीचे हो गए। हम तो बजाय नीचे से ऊपर उठ के खाने लगे, लेकिन हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई हैं। किसी भी कौम के ऊपर जाने या नीचे आने का मंज़र देखना मकसूद हो तो ये ना देखिए कि उसके कब्ज़े कुदरत में कितने इलाके और ख़जाने आए या चले गए। यानी किसी शख्स को अगर अपने को देखना है तो कि ये कितना गरीब था, कितना अमीर हुआ, कितना ख़जाना नहीं था, कितना ख़जाना आ गया, ये नहीं देखना है। बल्कि क्या लिखा है, फ़क्त ये देखिए कि उसने ताम और शुरकाए ताम के साथ क्या सलूक किया। कि उसको ये देखना है कि उसने खाने के साथ क्या सलूक किया, और उसके यहाँ खाने के लिए लोग आते हैं तो उसने खाने वालों के साथ क्या सलूक किया। ये देख लो, समझ में आ जाएगा कि ये आदमी तरक्की किया है या ये वैसा कि वैसा ही है। बचपन की बात है, हमारे गांव में हर साल कपड़ा बेचने वाले पठानों की एक टोली वारिद होती थी। अभी नया पैराग्राफ है, उसमें एक बचपन का वाक़या सुना रहे वज़ीर आगा, जिसने ये इंशाइया लिखा हुआ है। ये लोग सारा दिन गांव फिर कर कपड़ा बेचने के बाद शाम को मस्जिद के हुजरे में जमा होते और फिर वो ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर दायरे के अंदाज में बैठ जाते। दरमियान में शोरबे से भरी हुई परात बैरुल काहिल का मंजर दिखाती, जिसमें गोश्त की बोटियाँ नन्हे मुन्ने जजीरों की तरह उभरी हुई दिखाई देती है ना। उसने बचपन की बात बता रहा है। बचपन की बात में उसमें पठान लोग जो चादर वगैरह बेचते थे, तो उन लोग का एक था कि भाई सब तरफ बेच कर आते थे और मस्जिद के जो सहन होता था, मस्जिद में जमा होते थे और वहाँ पर वो लोग खाना वगैरह ला के इस तरह से रखते थे कि खूब शोरबा होता था सालन के अंदर, और बोटियाँ नज़र आती थी। तो शोरबा किसके जैसा बता रहा है, बैरुल काहिल, जो समुंदर है, जो दुनिया का सबसे जो बहुत बड़ा समुंदर है ना, जिसे इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहते हैं, बैरुल काहिल, उसके बारे में बता रहे बातें। वो उन बोटियों को एहतियात से निकालकर एक जगह ढेर कर देते और शोरबे में रोटियों के टुकड़े भिगोकर उनका मलीदा सा बनाने लगते। जब मलीदा तैयार हो जाता तो शुरकाए ताम पूरी दियानतदारी के साथ आपस में बोटियां तकसीम करते और फिर अल्लाह का पाक नाम लेकर खाने का आगाज़ कर देते। यानी सालन जब तैयार होता, जब सालन उंडेला जाता तो क्या करते, जितनी बोटियां साहब साइड में उठा के रख देते और उसके अंदर रोटी वगैरह चूर कर रोटी के टुकड़े डाल के एकदम अच्छी से हो जाने के बाद भी जितने आदमी होते तो उसके हिसाब से बोटियां आपस में तकसीम कर देते थे। ऐसा ना हो कि भाई एक साथ बोटियां खा जाए और एक को कुछ मिले ही ना, ऐसा नहीं था, बल्कि सबको बराबर बराबर बोटियाँ देते थे। और क्या करते, अल्लाह पाक का नाम लेकर वो खाने का आगाज़ कर देते। वो खाना रुक रुक कर ठहर ठहर कर खाते, मगर बगैर रुके बेतकान बोलते, लेकिन बातें बहुत करते थे, बातें बोले जाते। मुझे उनके खाना खाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता था। मैं उन्हें देखता और खुश होता, वो भी मुझे देखकर खुश होते और बिरादराना मोहब्बत में लुथड़ा हुआ एक आध लुक़मा मेरी तरफ भी बढ़ा देते, है ना। वो मुझे देख के खुश होते और बिरादराना मोहब्बत, बिरादराना यानी ब्रादर यानी भाई, ब्रादर यानी क्या, भाई, है ना। ये उर्दू और फ़ारसी में ब्रादर बोला जाता है भाई को, और इसी तरह से ये क्या हो गया, ये चीज़ इंग्लिश में आ गई तो क्या हो गई, ब्रदर हो गई, क्या हो गई, ब्रदर। लेकिन यहाँ पर ब्रादर यानी बिरादराना मोहब्बत, यानी भाई की मोहब्बत में, यानी वो लोग एक आध लुक़मा मेरी तरफ बढ़ा देते कि भाई तुम खा लो। उनमें से जब एक शख्स लुक़मा मुरतब कर लेता तो पहले अपने करीबी साथियों को पेश करता, उधर से जज़ाकल्लाह की आवाज़ मौसूल करने के बाद अपने मुंह में डालता, है ना। अपने आसपास जो साथी बैठे हुए हैं वो लोग भी खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक इस तरह इकरामन कैसे करते थे कि भाई लो एक ने वाला मेरी तरफ से, तो लोग बोलते भाई जज़ाकल्लाह, है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मोहब्बत और भाईचारे का ऐसा लाजवाल मंजर आंखों के सामने उभरता कि मैं हैरत ज़दा होकर उन्हें बस देखता ही चला जाता। तब मैं दस्तरखान पर खाना खाने की समल का
अपने घर वालों के तर्ज अमल से मवाजना करता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ना। मैं उन पठानों को देखता था कि कितनी मोहब्बत से कितने अच्छे अंदाज में खाते थे। उनको देखकर और अपने घर का देखकर कभी उनका मुआवजना करता, आपस में कंपैरिजन करता है ना, कि क्या मेरे घर सही होता है कि नहीं होता है, तो मुझे तकलीफ़ होती है ना। यानी घर का अमल अच्छा नहीं था। आगे देखते हैं फिर इसके बाद क्या होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे घर में सुबह शाम हांडी तकसीम करने वाली बड़ी खाला के इर्द गिर्द बच्चों का, यहाँ लिखा है गर्दा गर्द है ना, लेकिन वो इर्द गिर्द है ना, इर्द गिर्द बच्चों का एक हुजूम जमा हो जाता। मुझे याद है जब बड़ी खाला खाना तकसीम कर रही होती तो हमारी हरीस आँखें हांडी में डोई के गोते लगाने और फिर वहाँ से बरामद होकर हमारे किसी संगी साथी की रिकाबी में उतरने के अमल को हमेशा शक की नज़रों से देखती है ना, कि जो बड़ी खाला जो देती थी तो हम लोग को शक दिखता रहता था कि यार ये डुबा के निकाल रही है सालन, देखो कैसे दे रही है। अगर किसी रिकाबी में निस्बतन बड़ी बोटी चली जाती तो बस क़यामत ही आ जाती। ऐसी सूरत में खाला की गरजदार आवाज़ की परवाह न करते हुए हम बड़ी बोटी वाले की तिक्का बोटी करने पर तैयार हो जाते और छीना झपटी की इस रिवायत का एक नन्हा सा मंजर दिखाते जो नए ज़माने के तहत अब आम होने लगे। यानी इस तरह से बड़ी बोटी आ जाए तो उसको क्या छीना झपटी करते थे, छोटे बचपन की बात बता रहे। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। उस ज़माने में कभी कभार एक अंग्रेज़ अफसर भी वाली साहब से घोड़े खरीदने आ जाता। वाली साहब उसके लिए मेज़ कुर्सी लगवाते, अंग्रेज़ी खाना तैयार करवाते और फिर घंटों